हेलो एंड वेलकम टू O2IAS एकेडमी। इस सेशन में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हाउ टू सीरीज को। और जो सेशन मैं आज लेने वाला हूं दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्पिरेंट्स के दिमाग में रहता है, दैट इज कि किस तरह से हम अपना सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। अगेन देखिए, अगर मैं बात करता हूँ सिविल सर्विसेज के बारे में, तो किसी भी तरह के सिविल सर्विस के बारे में बात कर लें, यूपीएससी की ले लें या फिर हम लोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर लेते हैं, जैसे पंजाब सिविल सर्विसेज है, हरियाणा सिविल सर्विसेज है, हिमाचल, कोई भी स्टेट सर्विस की बात कर लूँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात कर लूँ, सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो है वहां पे दैट इज द वाइड सिलेबस। बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस है। मैटर ऑफ फैक्ट कहा जाता है कि फॉर यूपीएससी के सिलेबस जो है एवरीथिंग अंडर द सन इज द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। कुछ भी जो है जो देश विदेश में चल रहा है, जो आपके जनरल स्टडीज में चलता है, करंट अफेयर्स में चलता है, वो सारा जो है वो यूपीएससी के अम्ब्रेला के अंदर आ जाता है और कहीं ना कहीं इसके अंदर से सवाल पूछे जा सकते हैं। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क कि आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सके टाइमली। एंड मैटर ऑफ फैक्ट जब मैं बोल रहा हूँ कि अपने सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करना, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये एक मिथ है कि आप अपने सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी हाँ दोस्तों, मैं अब वीडियो तो बना रहा हूं बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सेशन में हम लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं दैट इज कि किस तरह से हम टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। बट सिलेबस को 100% कंप्लीट करना यूपीएससी के सिलेबस को या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस को, वो नामुमकिन है। बट हम लोग अगर प्रॉपरली शेड्यूल करें, प्रॉपर अपने जो है प्लान को इम्प्लीमेंट करें, डिजाइन करें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स, ऑलमोस्ट 90% एस्पिरेंट्स से हम लोग एक एज पा सकते हैं, क्योंकि वो लोग जो है इतनी बड़ी तैयारी, इतने बड़े सिलेबस को कंक्रीटली ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं, उनको प्रॉपरली प्लान नहीं कर पाते हैं। एंड अगर आप ये चीज को कर लेते हैं तो यू रीच वन स्टेप अहेड ऑफ देम एंड देयर इज अ वेरी श्योर, एक बहुत श्योरिटी बन जाती है कि दैट यू कैन इजीली क्रैक दी पेपर। ठीक है जी। सो इसी चीज के बारे में आज बात करने वाला हूं। अगेन, किस तरह से आप अपने सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं एंड किस चीज के ऊपर आपको एम्फोसाइज करना चाहिए। और फाइनली मैं आपके साथ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक डेमो, मैं आपको एक प्लान भी दे दूंगा यहाँ पे, एक एक काइंड ऑफ टेम्पलेट बना के एक प्लान दूंगा। आप इस टेम्पलेट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान है, हम लोग अपने स्टूडेंट्स को एकेडमी में देते हैं। आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो देर इज अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, अगर आप इसे प्रॉपरली ऑनेस्टली फॉलो करोगे तो आप अपना सिलेबस जो है वो टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो स्टार्ट करने से पहले अगेन हमारे सारे लेक्चर्स के सेशंस के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप O2IAS एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे बहुत सारे इस तरह के कोर्सेज पढ़े हैं जो आपके सिविल सर्विसेज के ड्रीम को अचीव करने में आपको हेल्प करेंगे। एंड इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे आपको, मॉडल एमसीक्यूज भी मिलेंगे, करंट अफेयर्स भी मिलेंगे। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं, फ्री भी है, पेड भी है, तो आप जाके इसको डाउनलोड करिए, आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो है, आप अपने किस तरह अपने सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं, इट इज टू अंडरस्टैंड द एग्जाम। जी हाँ, बहुत जेनरिक टर्म आपको लग रही होगी, आपको एग्जाम को अंडरस्टैंड करने में, मतलब हर एक कोई जो है एग्जाम को अंडरस्टैंड तो करता ही होगा। अगर आप कोई एग्जाम देने बैठ रहे हो तो उसको अंडरस्टैंड करना तो जरूरी है ही है। हाँ, बहुत सारे लोग, 90% लोग जो है ये कहते हैं, मैटर फैक्ट 100% लोग ये कहते हैं कि एग्जाम को हम लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, पर करते कितने हैं, 10% भी नहीं करते हैं। ठीक है, यू आर अपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आप सिविल सर्विस के लिए अपेयर कर रहे हैं, या यूपीएससी के लिए या स्टेट पब्लिक सर्विस के लिए अपेयर कर रहे हैं, बट देयर आर मेनी ऑफ यू जिसको बाय हार्ट अपना सिलेबस के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, बहुत अफसोस की बात है, बट ये एक्चुअल में ट्रुथ है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं और वो इसी चीज से जूझ रहे होते हैं कि सर हमारा सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है, हम लोग उसे कंसाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले उनसे यही बात पूछता हूँ कि आपको अपना सिलेबस कितना याद है। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग, सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट जनरल रूल जो है दैट इज टू अंडरस्टैंड योर एग्जाम। अपने एग्जाम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सबसे पहली चीज जो आपको इसमें अंडरस्टैंड करनी है, आपको स्टेजेस एंड पैटर्न का पता होना चाहिए। देखो, हम सबको पता है प्रीलिम, मेंस एंड इंटरव्यू है कि नहीं है, बट इन स्टेजेस को थरली अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूं, हर सिविल सर्विस में आपको 3 स्टेज मिलेंगे। प्रिलिम्स को आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि प्रिलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, ये नहीं पता होना चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए कि इसका बेसिक एसेंस क्या है, प्रिलिम्स का एसेंस क्या है। प्रिलिम्स इज लाइक अ बेसिक चटनी, एक जो है बेसिक चटनी है जहां पे सीरियस कैंडिडेट्स एंड नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को अलग किया जाता है। ठीक है कि नहीं। सो आपको जो है प्रिलिम्स को समझना है। प्रिलिम्स एक बहुत ही वाइड सिलेबस
बहुत वाइड सिलेबस एग्जाम है एंड बहुत ज्यादा वाइड लेवल से आपको पूछा जाता है, ठीक है। सो प्रीलिम्स को आपको उस मेंटालिटी के साथ, उस एस्पेक्ट के साथ प्रिपेयर करना है। मेन जो है इट इज मोर कंसाइज्ड एंड मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स योर कंटेम्प्रेरी अफेयर्स। कंटेम्प्रेरी अफेयर्स, इवन आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स हैं, उनके अंदर भी जो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स हैं वो मेंस में जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे आपको जब हम प्रीलिम्स से मेंस की तरफ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए जब मैं प्रीलिम्स में बैठ रहा हूँ तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी है, मेरा क्या ओरिएंटेशन होना चाहिए। जब मैं प्रीलिम्स से मेंस में बैठ रहा हूँ तो क्या आपका ओरिएंटेशन होना चाहिए, एंड जब मेंस इंटरव्यू की तरफ आ रहा हो तो क्या ओरिएंटेशन होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस के बाद जब आप इंटरव्यू की तरफ जाते हो तो आप वही स्ट्रैटेजी लेके जो प्रीलिम्स मेंस में लेके चल रहे हो कि आप मैक्सिमम जो है रिवाइज कर लो, मैक्सिमम आप बुक्स को देख लो। ऐसे नहीं करना है। वी हैव टू फोकस ऑन आवर पर्सनालिटी, बिकॉज वो चीज वहां पे जाके दिखती है, ठीक है नहीं। तो ये तीनों चीजों को, तीनों स्टेजेस को, पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है कि क्या यूपीएससी आपसे मांग रहा है या क्या स्टेट सर्विसेज आपसे मांग रही है। प्रीलिम्स में आपको क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से प्रीलिम्स में आपको एक वाइड व्यू लेके चलना है, और वाइड व्यू से हम लोगों को एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। सिर्फ आपको जो कट ऑफ है उससे ऊपर पहुंचना है, ठीक है ना। वंस आप वो कट ऑफ से ऊपर पहुंच गए, आपका प्रीलिम जो है सारा पीछे रह गया। नाउ यू हैव टू गो फॉर मेंस। मेंस में आपको जो है क्या आपसे पूछा जाएगा, डिस्क्रिप्शन, आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करेगी, आप क्या चीज पढ़ते हो, कंसाइज पढ़ना है, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स को पढ़ना है, वो सारी चीजें। एंड फाइनली जब इंटरव्यू की तरफ आते हो तो आपका ऑलरेडी नॉलेज जो है चेक हो चुका है सारा। अब आपकी पर्सनालिटी के ऊपर फोकस आता है, तो आपको अपनी पर्सनालिटी को इनहेंस करना है, अच्छी बुक्स को पढ़ना है, ऑल दोस जो भी आपने अपनी हॉबीज हैं उनको डेवलप करना है। तो ये सारी चीजें इंटरव्यू में करते हैं। सो इस चीज के ऊपर मैं बाद में कभी एक वीडियो बनाऊंगा कि तीनों स्टेजेस को आप किस तरह समझ सकते हो। बट मैं यहाँ पे आपको एक ब्रीफ प्रीव्यू दे रहा हूँ कि आपको अपने जो एग्जाम है उसको समझना बहुत जरूरी है। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, बड़े एग्जाम की नहीं, मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा, किसी भी एग्जाम की अगर आप बात करो तो आपको उसको समझना बहुत जरूरी है। सेकंड, सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। मैंने बच्चों को, जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने उनको बहुत बारी बोला है कि आप अपने सिलेबस को बाय हार्ट याद करें। एक एक टॉपिक, एक एक चीज जो है उसके अंदर से आपको याद होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स में क्या पूछने वाले हैं, मेंस में क्या पूछने वाले हैं, एंड आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। बाय हार्ट इसे आप याद करें, 2-3 दिन ले लीजिए, बट इसको जो है आप इसको बाय हार्ट याद करिए, अपने स्टडी टेबल पे इसको चिपका के ही रखिए। एंड इससे आपको क्या पता चलता रहे, बार बार ये पता चलता रहेगा कि क्या सिलेबस में लिखा हुआ है और आपकी क्या ओरिएंटेशन होनी चाहिए। आपका फोकस बना रहेगा। एंड सबसे बड़ी बात है, आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे हे वायर नहीं होंगे, मीन्स इधर उधर नहीं जाएंगे, भटकेंगे नहीं, ठीक है जी। आप जो है फोकस रह पाएंगे। सो सिलेबस ऑफ द एग्जाम जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। You should know what is the orientation of pre and what is the syllabus of pre, what is the syllabus of your mains examination, and मोटा मोटा what do you need to focus on the interview। इंटरव्यू का सिलेबस क्या है, तो पर्सनालिटी को आपको चेक करना है। इंटरव्यू का भी सिलेबस है, कई लोगों को ये नहीं पता, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको यही नहीं पता इंटरव्यू का सिलेबस है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता इंटरव्यू का सिलेबस है तो देख लो आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। इंटरव्यू का सिलेबस है आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने डीएफ भरा है वो आपका सिलेबस है एज फार एज इंटरव्यू इज कंसर्न, ठीक है। तो अगर आप इंटरव्यू में ये लिखते हो कि मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, या एडवेंचर टूरिंग का शौक है, या मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है, तो दिस इज द सिलेबस फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है कि नहीं। सो ये सब चीज़ों को आपको जो है ध्यान देना है। उसके बाद फाइनली ऑब्वियसली यू नीड टू अंडरस्टैंड द जनरल ट्रेंड्स ऑफ द एग्जाम, ठीक है। अब आपने सिलेबस याद कर लिया है, आपको ओरिएंटेशन पता है, बट आपको स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बेसिक एस्पेक्ट की यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन ट्रेंड कर रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पे मुझे जो है फोकस करना चाहिए। और जब मैं तैयारी कर रहा हूं तो मैं किस एंगल से तैयारी करूं, कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट पढ़ रहा हूं तो मैं किस एंगल से पढ़ूं कि यूपीएससी इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकती है। फॉर दैट व्हाट यू गॉट टू डू, जनरल ट्रेंड आपको जो है पता होना चाहिए एग्जाम का, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। फॉर इंस्टेंस ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री के किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी के किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गवर्नेंस का मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, एथिक्स इंटीग्रिटी के किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सारी चीजों को आपको जो है, आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम से देख के ये सब पता चलेगा। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप 3 इयर्स, पिछले 3 साल के एग्जाम्स को अगेन बहुत डीपली, बहुत प्रिसाइसली एनालाइज कर रहे हो,
सो दैट आपको पता हो कि आप जब अपना सिलेबस पढ़ रहे हो तो उसके अंदर से क्या निकालना है, क्या चीज़ आपको पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो स्टैटिक ज्योग्राफी कोई नहीं पूछ रहा है, ठीक है, कंसेप्चुअल ज्योग्राफी कोई नहीं पूछने वाला अभी। अभी जो है इसको मोर सो करंट के साथ रिलेट करके मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो ये जब आप एक एस्पिरेंट को तभी पता होगा जब उसने बहुत डीपली एनालाइज कर रखा है ट्रेंड को और उसे पता है कि हर सब्जेक्ट में किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो अगेन आपको 3 काम करने हैं टू अंडरस्टैंड योर सिलेबस। अगेन एसेंस समझना है एग्जाम के पैटर्न का, स्टेजेस का, सिलेबस को बाय हार्ट याद करना है सो दैट आपको पता हो कि आपको क्या करना है और कितना पढ़ना है और किधर से पढ़ना है। देन थर्ड इज कि आपको जनरल ट्रेंड पता होना चाहिए सो दैट यू नो कि एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो ये पहला पार्ट है आपका। देन सेकेंड पार्ट इज स्ट्रैटेजी। परफेक्ट स्ट्रैटेजी वही होती है जो इंप्लीमेंट हो जाए, ठीक है। ख्यालों में जितने मर्जी आप स्ट्रैटेजी बना लो, जितना मर्जी सोच लो मैं ऐसे पढ़ूंगा ऐसे पढ़ूंगा, जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो यू नीड टू स्टार्ट। आप स्ट्रैटेजी बना चुके हो तो यू नीड टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट। और आपकी स्ट्रैटेजी में कुछ ये इंपॉर्टेंट हिस्से होने चाहिए। फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने एक दिन 12 घंटे किताब उठा ली और उसके बाद 3 दिन जो है वो आप किताब उठाए हो नहीं, ठीक है, 3 डेज एब्सेंट हो गए तो यहाँ पे क्या हो गया, सब कुछ जीरो हो गया। अगर आप सिर्फ 4 घंटे किताब उठा रहे हो पर रोज उठा रहे हो, दिस इज मच मच बेटर देन कि आप 2 दिन बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सर्ट कर देते हो, उसके बाद 4 दिन जो है छुट्टी मार लेते हो, 5 दिन छुट्टी मार लेते हो, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी इज द की। आप बहुत बड़े लॉफ्टी गोल्स नहीं बनाने हैं कि मैं 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट करूंगा, ठीक है जी, सो 12 घंटे रोज पढ़ूंगा, इस तरह से नहीं करना है। यू स्टार्ट विद मेकिंग स्मॉल गोल्स, 2 घंटे 3 घंटे में भी 4 घंटे का में भी 6 घंटे के गोल्स बनाओ और उसको कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली मेंटेन करने की कोशिश करो। दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज नॉट एन मोटिवेशनल सेशन नहीं है, तो ये मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। मेरा कहने का मतलब है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जब आप अपनी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आपकी स्ट्रेटेजी में और क्या होना चाहिए, प्री मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होनी चाहिए। उठाओ सिलेबस, अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे तो आपका प्री और मेंस का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। प्लस मेंस में आपको जो है 7 या 8 अराउंड 7 to 8 बाकी एस्पेक्ट्स भी पूछे जाते हैं। मोर एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है नहीं। फॉर इंस्टेंस इंटरनल सिक्योरिटी है आपका, फिर मैं बात करूँ सोशल इश्यूज इज देयर, देन आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स आर देयर, इंटरनेशनल रिलेशंस है वहाँ पे। So a lot of things are asked in the mains examination which are not there in the prelims examination, ठीक है। बट प्रीलिम्स वाला सारा सिलेबस आपको मेंस में मिलता है। सो यहाँ पे आपको जब भी आप कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, जब भी आप कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल को कवर कर रहे हो, तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसके प्री और उसके मेंस के एस्पेक्ट दोनों को कवर कर रहे हो एक साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब भी आपकी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट होनी चाहिए उसमें ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए आपका। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूँ पॉलिटी की, अगर आप पॉलिटी जो है कवर कर रहे हो तो उसके साथ हो आपको गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ये सारी चीजें जो हैं कवर करनी बहुत जरूरी हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये सारी जो है चीजें कवर करनी बहुत जरूरी है क्योंकि ये प्री में भी पूछ रहे हैं, पॉलिटी प्री में पूछ रहे हैं, मेंस में भी पूछ रहे हैं आपको, ठीक है। सो इस तरह से जो है आपको प्री मेंस की इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा डेली स्कीम ऑफ कवरेज, डेली क्या चीज कवर करोगे ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका सबसे फेमस इसका एस्पेक्ट है दैट आप स्टैटिक एंड डायनेमिक का कॉम्बिनेशन बनाएं। आपकी स्ट्रैटेजी में स्टैटिक एंड डायनेमिक का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस स्टैटिक पढ़ रहे हो, स्टैटिक मींस फॉर इंस्टेंस आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, पॉलिटी के कंसेप्ट कर रहे हो, साथ में डायनेमिक, डायनेमिक मींस आपका करंट अफेयर जो है वो आप साथ साथ में कवर कर रहे हो। सो एक आइडल आपका दिन जो है उसमें स्टैटिक और डायनेमिक दोनों होने चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी के साथ कुछ टाइम आप पॉलिटी में डिवोट कर रहे हो दिन का और कुछ टाइम आप करंट अफेयर्स में डिवोट कर रहे हो, ठीक है। मैं अभी आगे बताऊंगा आपको करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने, क्या करना है, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स आपको कवर करने हैं, ठीक है। कई कई बारी क्या होता है स्टूडेंट जो ज्यादा अच्छी सीटिंग दे सकते हैं तो दे कैन गो फॉर 2 सब्जेक्ट्स, पॉलिटी ज्योग्राफी, 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं साथ में करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो अगेन आपके जो एस्पेक्ट हैं या आपके जो दिस स्कीम है, डेली स्कीम ऑफ कवरेज है, उसमें बोथ स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक आना चाहिए। देन ऑब्वियसली कितना पढ़ना चाहिए इसके ऊपर ही बहुत सारी डिबेट्स हैं, इंटरनेट पे बहुत डिबेट्स आपको मिल जाएंगी। बट मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ इन फेमस जो भी एस्पिरेंट्स के बीच में, स्पेशली जो आपके सीनियर एस्पिरेंट्स उनके बीच में जो इन फेमस स्ट्रैटेजी है दैट इज 3+3+2 स्ट्रैटेजी। 3+3+2 मीन्स आप दिन के 3 पहर में पढ़िए,
3 घंटे पहला पहर, 3 घंटे दूसरा पहर और 2 घंटे तीसरा पहर, ठीक है। सो 6 घंटे अगर आप पढ़ना बेसिक स्टार्ट करेंगे तो इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। 6 घंटे अगर आप रोज पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं है। आपका जो है कंसंट्रेशन भी बना रहेगा, आपकी प्रॉपर जो है आप कह सकते हो एफिशिएंसी भी निकल के आएगी, एंड सबसे बड़ी बात है कवरेज भी काफ़ी मिल जाएगी। जो 3+3+2 स्ट्रैटेजी है, 3+3 में जैसे मैंने आपको बताया ऊपर, अगर आप पॉलिटी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी, एंड 2 घंटे आपने जो है करंट अफेयर्स को दे रखा है, स्पेशली जो आपने न्यूज़पेपर रीडिंग है उसको दे रखे हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग एंड नोट मेकिंग, ठीक है ना, इसको आप दे सकते हो। सो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो आप पॉलिटी का सेशन 1, पॉलिटी का सेशन 2 एंड उसके बाद करंट अफेयर स्टार्ट कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है। एक स्टैटिक एक डायनेमिक कॉम्बिनेशन आपको लेके चलना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप बहुत अच्छे हो जाते हो, 1 महीना आपने ये करा, तो उसके बाद यू गेट गुड एंड सिलेबस जो है रैपिडली कवर करना चाहते हो, तो आप इसको 4+4+2 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 8 घंटे 10 घंटे, 8 घंटे से जो है आप 10 घंटे जंप कर सकते हो, एंड दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू कवर योर सिलेबस वेरी वेरी फास्ट और वेरी वेरी रैपिडली, है ना। ये हो जाएगा आपके साथ। उसके बाद हम लोग लास्ट में आते हैं, करंट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना। फोकस ऑन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री है तो हर चीज जो हिस्ट्री के अंदर आ रही है आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू कवर एवरीथिंग दैट कम्स अंडर हिस्ट्री। एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, सॉरी पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये सारी चीज, वर्ल्ड हिस्ट्री, सारा नहीं कवर करना है। सारा कवर करने बैठोगे तो आप पीएचडी कर जाओगे हिस्ट्री में और पेपर नहीं अटेम्प्ट करो, अपना प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस निकालो, हर चीज का, हिस्ट्री का निकालो कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस की, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना इसका इंपॉर्टेंस है, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं उस पर फोकस ज्यादा करो, कहाँ से कम आ रहे हैं वहां पे उसे थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ लो। ये कैसे पता चलेगा, मैं नहीं बता सकता, ये आपको पता चलेगा जब आप ट्रेंड को प्रॉपरली एनालाइज करोगे। ट्रेंड एनालिसिस करो एंड चेक करो कि आप किस तरह से इसको, हिस्ट्री को किस तरह पढ़ना है, पॉलिटी को किस तरह पढ़ना है, ज्योग्राफी को किस तरह पढ़ना है, ये सारी चीजें, कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देन ऑब्वियसली यू नीड, जो भी आप हर रोज कर रहे हो, वीकली कर रहे हो, उसको मंथ के एंड में, लास्ट की मंथ की लास्ट की डेट, जैसे कि 29, 30th या 30th 31st को आप जो है उसे रिव्यू करो कि मैंने इस मंथ में क्या क्या कवर कर लिया। अपने स्टडी डेस्क पे बैठो, वहां पे लिखो कि इस महीने जो है जो मैंने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या कवर कर लिया है, मेरा प्लान एक्चुअल में क्या था, मैंने कितना कवर कर लिया, कितना रह गया है, कितनी जो है शॉर्ट कमिंग्स रह गई, क्या क्या छूट गया है, ये सब चीज़ें जो है आप नोट करो। आपको थोड़ा बहुत कम्बरसम लगेगा, थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ या क्यों ज़रूरी है, कुछ लोग तो कहेंगे छोड़ो परे नहीं करना है, ना करो भाई, कोई चक्कर नहीं है। बट अगर जो करेगा, अब ऑब्वियसली ही विल हैव एन एज, ही विल हैव बेटर एफिशिएंसी, और जितना आप एफिशिएंट रहोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है इस एग्ज़ाम में। फिर जितना ज़्यादा आप अपने आप को एफिशिएंट रखोगे, अपनी बेसिकली क्वालिटी को या अपने एफर्ट को फोकस रखोगे, उतना ही ज़्यादा आपको कम डिपेंडेंट होना पड़ेगा इन 4 वर्ड के शब्द पे, ठीक है जी। लक पे जो है कम से कम डिपेंड होगे अगर आप इसको मैक्सिमम कर रहे हो तो बहुत लोग नहीं करते, तो मोस्टली लक पे छोड़ देते, तभी बोलते हैं कि प्रीलिम्स नहीं निकला, ओहो लक खराब था हमारा, या मेंस निकला, ओहो लक खराब था हमारा। लक कुछ नहीं काम करने वाला, आपका मेन फोकस जो है वो आपकी एफिशिएंसी, आपके टारगेट्स कितने आप अचीव करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो मंथली रिव्यू ऑफ द सिलेबस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद ऑब्वियसली यू नीड टू प्रैक्टिस, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। सो प्रैक्टिस व्हाट यू आर रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे करोगे इसको, बाय डूइंग प्रैक्टिस सेट्स, ट्राई टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, इट इज पार्ट ऑफ एक्टिव लर्निंग। ये इजीली नहीं आएगा आपको, काफी लोगों को आपको नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं बताता हूँ आपको, बिकॉज आप उस एजुकेशनल प्रोसेस से निकले हुए हो जहाँ पे आपको एक्टिव लर्निंग के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, आपको रॉट लर्निंग दी जाती है, सारा साल पढ़ो, लास्ट में आके जो है क्वेश्चंस में उगल दो। ऐसा नहीं करना है। इफ यू वांट टू हैव अ ब्रॉडर होराइजंस ऑफ योर लर्निंग, आपको एक्टिव लर्निंग करनी है। एक्टिव लर्निंग कैसे, कि आप जो है मैक्सिमम अपने क्वेश्चन, अपने दिमाग को चैलेंज करो कि आपने वो पढ़ा था क्या वो आपको याद है। एमसीक्यूज करो, क्वेश्चंस जो है एवरीडे क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन जैसे कि आप प्री के भी क्वेश्चंस करो, मेंस के क्वेश्चन करो, ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तभी जाके जो है आपका दिमाग उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को ज़्यादा देर तक याद रखेगा, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को याद रखेगा, एज वेल एज आप जो है एक बेटर प्रेजेंटर, अगर आप मेंस के आंसर्स क्वेश्चंस लिख रहे हो रोज के, एक ही लिखते हो अगर रोज के, तो यू विल बी एबल टू बेटर प्रेजेंट योर आंसर बाय द टाइम यू रीच योर मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। सो ये आपकी स्ट्रैटेजी में ये चीज़ होनी, ये एस्पेक्ट होने बहुत ज़रूरी है। जिनकी स्ट्रैटेजी में ये एस्पेक्ट होंगे, अगेन आई एम टेलिंग यू,
they will have to depend very less on luck, and they will be most of the time they will be sure shot through with the pre as well as means. Then उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अपने थर्ड पार्ट के ऊपर, एंड जिस वो बात करते हैं जिसका आप सबको इंतजार है कि सैंपल क्या है बॉस, किस तरह से हम शेड्यूल बनाए एग्जाम का। सो मैंने आपको दो तरह से आपको यहाँ पे एग्जाम का शेड्यूल बना के दिया हुआ है। दिस इज वीकली शेड्यूल एंड दिस इज मंथली शेड्यूल। हम लोग ये अपने स्टूडेंट्स को अपनी अकेडमी बना के देते हैं। सो अगेन वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो आप इसको, जैसे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप इस शेड्यूल को एज सच फॉलो कर सकते हैं, या इसके ऊपर आप थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पैटर्न ऑफ कवरेज। दिस इज वीकली कवरेज। वीकली हम कैसे कवर करें? वीकली कवरेज के लिए ये मैंने आपको 4 वीक्स का प्रोग्राम दे देता हूँ यहाँ पे। दिस इज वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। एक महीने का प्रोग्राम है आपका, 4 हफ्तों का प्रोग्राम है। और इसमें आपको क्या करना है, वीकडेज मंडे टू फ्राइडे क्या करना है आपको, वही पैटर्न 3-3-2 या 4-4-2 का पैटर्न आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो। एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक पर्टिकुलर सेशन में एक सब्जेक्ट, जैसे कि आप पॉलिटी का सेशन ले रहे हो, उसके बाद ज्योग्राफी का सेशन कवर कर रहे हो एंड करंट अफेयर्स का सेशन कवर कर रहे हो। ठीक है, दिन में कैसे करोगे इस चीज को? दिन में इसको इस तरह से कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस यू गेट अप वेरी अर्ली, और आप एक अच्छे बालक हो और बहुत जल्दी उठ जाते हो, तो आपने क्या किया, आपको 3 घंटे मे बी लेट अस अज्यूम 3 आवर्स एंड 3 आवर्स एंड 2 आवर्स देना है। तो आपने क्या किया, 6 बजे से 9 बजे तक, 6, 7, 8, 9 पॉलिटी चेक हो गया। ठीक है जी, उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद 11, 12 और 1, 11, 12, 1 ज्योग्राफी चेक। उसके बाद आप अब क्योंकि आप सुबह जल्दी उठ गए हो तो आप दिन में थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। इवनिंग में उठे, चाय चाय वाय पी, उसके बाद 4, 5 और 6 बजे तक जो है आपका सारा सिलेबस कवर हो गया। ठीक है नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोचते हो कि 12-12 घंटे सारी रात पढ़ रहे हैं एस्पिरेंट्स, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज करोगे तो बहुत ईजी है करना। ठीक है, इसको ही आप 4-4-2 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप एक दिन में क्या कर रहे हो, या तो एक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हो। जो लोग अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो एक सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं, दे कैन गो विद पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स, और दे कैन गो विद 2 सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स। जिनको थोड़ा बहुत स्टडी देने की आदत है तो दे कैन गो फॉर 2 सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट में क्या होगा, आपको मोनोटनी नहीं होगी, देयर विल बी लेस ऑफ मोनोटनी। मोनोटनी मीन्स एक ही चीज पढ़ पढ़ के बोर हो जाना, ये आप इस तरह से बोर नहीं होंगे। ठीक है, सो वीक डेज आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक आप ये काम कर रहे हो। सैटरडे एंड संडे आप अपने डाउट्स को जो है उसको बेसिकली ठीक करने की कोशिश करें, उनको जो है रिमूव करने की कोशिश करें। डाउट जैसे कि आपने कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल टॉपिक पढ़ा, वो आपको नहीं समझ में आया, तो गो गूगल इट आउट, या इस तरह से जो है आपको उसके अंदर और डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप जाके जो है ऑनलाइन बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, उनको देख सकते हो। करंट अफेयर जो आपने पढ़ा पूरा मंडे टू फ्राइडे, उसको आप रिवाइज करो, जो आपने नोट्स बनाए हैं प्रैक्टिस सेट करो। जैसे आपने पॉलिटी में मान लो पहले 4 टॉपिक्स कर लिए आपने, लेट अस अज्यूम आपने सिटीजनशिप वाला टॉपिक पढ़ लिया, प्रेम्बल वाला टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है जी, फर्स्ट से 4 चैप्टर वाले, फर्स्ट से 4 जो आपके आर्टिकल वाले टॉपिक्स ये पढ़ लिए, तो उसके ऊपर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करके देखो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही ज़्यादा आपको ये टॉपिक्स ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं, एक आर्ट भी आ जाएगी आपको किस तरह से आंसर लिखने चाहिए। करंट अफेयर जो आपने पढ़े उसमें आप आंसर्स लिखने की कोशिश करो, ट्राई टू राइट एज मच आंसर्स एज पॉसिबल मेंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, सो इस तरह से आप पूरे वीक का या मैंने एक पूरे मंथ का आपको यहाँ पे प्रोग्राम दे दिया है। ठीक है, सो आई होप ये आपको प्रोग्राम चल जाएगा। देन हम लोग बात करते हैं मंथ वाइज कवरेज की, एंड मंथ वाइज में मैं पूरा आपको ईयर का कवरेज दे देता हूँ। लेट अस अज्यूम हम लोग मई से स्टार्ट कर रहे हैं, सो ये मई से स्टार्ट कर रहे हैं और अगले मई में आपका जो है पेपर है। 1 साल तो दोगे ना पेपर की प्रिपरेशन के लिए। सो ये मई चल रहा है, तो मई से मान लो आपने स्टार्ट किया और इस 31 मई को पेपर होना था यूपीएससी का, तो आप मान के चलो कि 31 मई को ही, अगली 31 मई को ही आपका पेपर है। सो 1 जून को आपका पेपर मान लेते हैं। सो दिस इज फर्स्ट मंथ मई एंड दिस इज द लास्ट मंथ ऑफ, ठीक है जी, कौन सा आ गया, ये अप्रैल का महीना आ गया। ठीक है कि नहीं, सो इस तरह से आप इसे कवर करके देखो कैसे कवर करेंगे हम लोग इसको। देखो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना लिए हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 2 सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन करते हो 4-4-2 में, आप 2 सब्जेक्ट कर रहे हो, 3-3-2 में आप 2 सब्जेक्ट कर रहे हो, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। ठीक है नहीं, सो पहले मंथ वो वीक वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, एक मंथ में वो वीक में पीछे जो मैंने आपको बताया अभी। सो मैं मंथ 1 में आपने क्या किया, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, प्री एंड मेंस। देखो प्री एंड मेंस की स्ट्रैटेजी इकट्ठी करिए, प्री एंड मेंस, पॉलिटी गवर्नेंस और साथ में ज्योग्राफी स्टार्ट किया। ठीक है नहीं, सो पहले 2 महीने आपने क्या किया, पॉलिटी गवर्नेंस से ज्योग्राफी स्टार्ट किया। मैंने करंट अफेयर्स यहाँ पे नहीं लिखा, तो करंट अफेयर्स तो आपको कर ही रहे हो हर रोज के हिसाब से। ठीक है, यू नीड टू रीड न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। गो फॉर अ गुड न्यूज़पेपर्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस,
टाइम्स ऑफ इंडिया, ट्रिब्यून, लाइव मिंट, वट एवर, PRS इंडिया, PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो पढ़ना है पढ़ो, बट करंट अफेयर्स यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद इट, ठीक है ना। सो पॉलिटी गवर्नेंस, यू कैन गो विद पॉलिटी गवर्नेंस सब्जेक्ट 1 एंड ज्योग्राफी सब्जेक्ट 2, एंड आप 2 महीने इसको लो इन दोनों सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, प्री मीन्स के हिसाब से कवर करने हैं, तो 2 महीने आप आराम से मान के चलो, ठीक है। आप हर एक बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हो, तो अपने आप को नॉर्मल पर्सन की तरह मान के चलो कि इन दोनों महीनों में आप ये दोनों सब्जेक्ट जो है इनको वेलवर्स हो रहे हो। मंथ 3 में आओ, एंशियंट मिडीवल हिस्ट्री जो है हम लोग कर रहे हैं, एंड साथ में हमने इन्वायरमेंट स्टार्ट कर दिया। सो ज्योग्राफी का कंटिन्यूटी इन्वायरमेंट है, सो यहाँ पे ज्योग्राफी के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो इन्वायरमेंट आपको एक कंटिन्यूटी के हिसाब से मिल जाएगा, एंड एंशियंट आप मिडीवल हिस्ट्री यहाँ पे एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हो, एक फ्रेश माइंड आपको यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है जी। एंशियंट मिडीवल के बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ आते हो, मॉडर्न हिस्ट्री करी, और इन्वायरमेंट ज़्यादा डीप में नहीं है आपको पढ़ने के लिए, मतलब आधा ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, कुछ आपको इन्वायरमेंट अलग से पढ़ना है तो 1 महीने में खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री के साथ आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज ये थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे साइंस एंड टेक आपको हेल्प कर लेगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साइंस एंड टेक स्टार्ट करो, एंड 2 महीने मैंने साइंस एंड टेक को दिए हैं, ठीक है जी। क्यों? बिकॉज साइंस भी पढ़ना है और थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी भी पढ़ना है। अगेन जो लोग चाहते हैं कि मैं बॉस टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर सकता, मैं नॉन साइंस बैकग्राउंड का, उसी को 2 महीने देना एटलीस्ट जरूरी है, क्योंकि 2 महीने दोगे तभी फायदा बनेगा, क्योंकि वरना साइंस को समझ नहीं आएगी, टेक्नोलॉजी तो क्या ही समझ में आएगी, ठीक है। जो लोग साइंसेस बैकग्राउंड के हैं वो 1 महीने में भी इसे खत्म कर सकते हैं, और अपने जो है शेड्यूल को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसकी जगह आप जो है अगला सब्जेक्ट कवर कर सकते हो। सो मंथ 5 में हम लोग पहुंचेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, आर्ट एंड कल्चर। अब देखो हमने जब पूरी हिस्ट्री पढ़ ली तब हमने आर्ट एंड कल्चर किया, क्यों? बिकॉज एंशियंट आर्ट एंड कल्चर भी है, मिडीवल आर्ट एंड कल्चर भी है, एंड मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर भी है। मॉडर्न आर्किटेक्चर हम पढ़ते हैं, मिडीवल आर्किटेक्चर जो आपका सल्तनत रूल का आर्किटेक्चर है, मुगल आर्किटेक्चर है, एंशियंट आर्किटेक्चर है, आर्ट फॉर्म्स है, गंधारा, मथुरा, अमरावती आर्ट फॉर्म्स है, पता नहीं क्या क्या इसमें पढ़ना पड़ता है। तो ये सारा जो चीज़ है तभी पढ़ो जब आपने एंशियंट मिडीवल मॉडर्न पढ़ लिया। सो आर्ट एंड कल्चर मैंने यहाँ पे डाला है। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के बाद ये कंटिन्यूटी में मिल जाएगा, मेंस का सब्जेक्ट है, तो ये आपको साथ साथ में पढ़ना है। सो ये आपका 5th महीना है। 6th महीने में आते आते अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, एंड अब हम आगे अक्टूबर। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है जी। ये महीने आपके जो हैं क्या हैं, दे महीने आपके बेसिकली दे आर बेसिकली फॉर योर मेंस प्रिपरेशन ऑल्सो। मेंस के भी कई एस्पेक्ट है, वो हम साथ साथ में कवर करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या कवर किया हम लोगों ने, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी आपका मेंस का पेपर 4, GS पेपर 4 का पार्ट है, एथिक्स इंटीग्रिटी, सोसाइटी, सोशल इश्यूज एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ये चीज़ें हमने कवर की। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, सोशल इश्यूज हार्डली आपको जो है 8 या 10 सोशल इश्यूज कवर करने होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी ये आपको कवर करनी है। अगेन ये दोनों ही एस्पेक्ट जो हैं दे आर करंट बेस्ड एस्पेक्ट्स ऑल्सो, तो आप ऊपर से ऑलरेडी इन्हें कवर करते आएंगे अपने करंट अफेयर एनालिसिस के साथ, बट यहाँ पे कुछ कंसेप्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, वो यहाँ पे आप पढ़ लोगे, ठीक है। सो एथिक्स इंटीग्रिटी हमने यहाँ पे कर दिया, प्लस आपका सोसाइटी सोशल इश्यूज यहाँ पे कवर हो गया। नवंबर की तरफ चलते हैं। नवंबर में हमने क्या किया, इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया। मैं बताता हूँ आपको इकोनॉमिक्स मैंने इतना लेट क्यों स्टार्ट किया। आप बोलोगे इकोनॉमिक्स तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपने लेट क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज नवंबर, दिसंबर 2 महीने हमने इकोनॉमिक्स को दिया, और जनवरी में हमारा क्या आता है, सर्वे आता है। सो इकोनॉमिक्स फ्रेश पड़ी होगी तो आप सर्वे को बेटर समझ पाओगे, इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स को लेट रखा है, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स आप पढ़ो नवंबर में, दिसंबर में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा ये 2 महीने, और साथ साथ में इकोनॉमिक्स के साथ क्या किया, IR इंटरनेशनल रिलेशन। बिकॉज देखो जितने भी जियो पॉलिटिकल रिलेशन है वो सब इकोनॉमी के आसपास में घूम रहे, ठीक है। CPEC की बात कर लो, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की बात कर लो, या फिर आप किसी भी बात करो, रिसेप की बात करो, फिर TPP की बात करो, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की बात करो, हर जगह जो है आपको इकोनॉमी दिखेगी। तो इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करोगे तो IR भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। यहाँ पे हमने अगले 3 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी जो है वो हमने क्या दिया, वो हमने ऑप्शनल को दिया है। बिकॉज ऑप्शनल, अगर मैं UPSC की बात करूँ तो ऑप्शनल है, हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन के HPPSC की बात करूँ तो HS के एग्जाम की, तो उसमें ऑप्शनल है, HCS में ऑप्शनल है, PCS में नहीं है, तो PCS वाले खुश हो जाओ, PCS में ऑप्शन नहीं है, बट बाकियों में ऑप्शन है। सो एक ऑप्शनल आपको प्रिपेयर करना है, और कम से कम 3-4 महीने की जो इनिशियल रीडिंग है उसको आपको यहाँ पे देना है। सो ये चीज़ भी हमको यहाँ पे करनी है, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ लिया हम लोगों ने, IR हो गया, तो साथ में हमने ऑप्शनल स्टार्ट कर दिया, ठीक है कि नहीं। इकोनॉमिक्स, IR, ऑप्शनल। अब स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या करोगे, जो आपका नवंबर के महीने में आप IR एंड ऑप्शनल को ऐसे पढ़ रहे हो अल्टरनेट डेज पे, ठीक है। इकोनॉमिक्स रोज पढ़ रहे हो, एक दिन आपने IR पढ़ा,
फिर अगले दिन आपने ऑप्शनल पढ़ा, फिर एक दिन आपने आईआर पढ़ा, फिर अगले दिन आपने ऑप्शनल पढ़ा, ऐसे पढ़ना है। ऑप्शनल का आपको बेसिक स्लो स्लो हम लोग इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। सडनली ऑप्शन के ऊपर बैठ नहीं जाना, बिकॉज ऑप्शनल के जो कंसेप्ट होते हैं सब, हमेशा जब भी आप कोई ऑप्शनल पढ़ोगे तो सबसे पहले आप थ्योरीज पढ़ते हो, उसके अंदर आप बोर हो जाओगे। ठीक है, सो आपको कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए तो आईआर इंटरेस्टिंग है, इंटरनेशनल रिलेशन इंटरेस्टिंग है। जैसे ईरान अगर यूएस की बात करो तो बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन है, तो आप ये पढ़ोगे तो इंटरेस्ट थोड़ा सा बोरिंग, इंटरेस्ट थोड़ा सा बोरिंग, काम बन जाएगा आपका। ठीक है कि नहीं। चलो उसके बाद हम लोग, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट मंथ हम कंप्लीटली इकोनॉमिक्स एंड ऑप्शनल कर रहे हैं। ऑप्शनल जो है यहाँ पे आते आते आप थोड़ा सा जो है थ्योरीज को समझ जाओगे, आप एक रिदम में आ जाओगे ऑप्शनल के, तो यहाँ पे आप ऑप्शनल को फुल फ्लेज काम कर सकते हो। ठीक है, 2 महीने में फाइनली ऑप्शन हो गया। जनवरी के महीने पे आ गए हम लोग। जनवरी के महीने में हमने क्या किया, कंप्लीटली ऑप्शनल को डिवोट किया। अब आप एंट्री केसेस अपने ऑप्शनल की समझ रहे हैं, सारे सिलेबस को कवर कर रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं इसका, तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे हेल्प हो जाएंगी। ऑप्शनल को डेडिकेट कर रहे हो आप यहाँ पे। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका सर्वे आ गया, अगर इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है यहाँ पे, तो आप सर्वे और बजट को पढ़ो। ठीक है, जब फरवरी के अंदर आएगा, बट इसके आसपास में आप जो है सर्वे और बजट को भी पढ़ सकते हो। डन हो गया यहाँ पे। उसके बाद फाइनली आपका आता है मंथ ऑफ फेब्रवरी। फेब्रवरी में आप आगे क्या कर रहे हो, अपने ऑप्शनल को रिवाइज खत्म कर रहे हो, यहाँ पे जो है इसको बाय बाय बोलना है एंड अपने रिवीजन को स्टार्ट करना है, और यहाँ पे अपने सी सेट को स्टार्ट करना है। अब अगेन यूपीएससी की बात करो या बाकी सर्विस की बात करो, जैसे हिमाचल है, इसमें क्या है एचपी जो एचएस का एग्जाम है, इसमें क्या है ऑप्शनल। सी सेट जो है वो क्या है, इट इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है ना, क्वालिफाइंग की नेचर है, तो आप सी सेट को 1 या 2 महीने देके खत्म कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर पढ़ लो बस। ठीक है, सो रिवीजन करना है अगले 3 महीने, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल और जो मई का महीना आएगा आपका। ठीक है, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये महीने आपको क्या करना है, बेसिकली रिवीजन के ऊपर देने हैं। ठीक है, और जिसका जितना सी सेट वीक या स्ट्रांग है उस हिसाब से आपको सी सेट में डालना है। ऑप्शनल यहाँ पे जो है हमको फरवरी तक खत्म कर देना है। फर्स्ट रीडिंग तो एटलीस्ट सारे ऑप्शनल की आपको दे देनी है, जो भी नोट्स बनाने हैं आपको बना लेने हैं। ठीक है, एंड लास्ट के 3 महीने जो आपको सबसे क्रूशल, 3 साढ़े 3 महीने जो है दैट इज रिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशल काम जो है वो यहाँ पे रिवीजन पे करना है। ठीक है जी, सो ये आपका जो है दिस इज द काइंड ऑफ टेम्पलेट सब्जेक्ट कवरेज पैटर्न, जो कि आप इसे यूज कर सकते हो। इसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, जैसे ऑप्शनल के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है एंड आईआर है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इकोनॉमिक्स को ऊपर ले जाओ, पॉलिटिक्स को नीचे ले आओ। इस तरह से आप अपने हिसाब से इसे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है इसको यहाँ पे बना के दिया है आपको। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया। प्लीज इसको फॉलो करो। बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत एक्सपेरिमेंटेड है, बहुत सारे बच्चों को हमने दिया है, ट्रायल एंड एरर से हमने इसमें सीखे हैं, चीज़ें इसमें ऐड करी हैं। दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी गुड, यू कैन गो एंड फॉलो इट। ठीक है कि नहीं। सो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है, तो उसके ऊपर अपने आप में एक बहुत बड़ा सेशन मुझे लेना पड़ेगा। सो दैट विल बी द नेक्स्ट सेशन दैट आई एम गोइंग टू टेक, हाउ टू रिवाइज योर सिलेबस जो आपने अभी तक कवर कर लिया है। ठीक है, सो ये के बाद जो अगली जो मैं सेशन लूंगा उसमें मैं रिवीजन की बात करूंगा। इसमें नहीं करूंगा, इसमें जिसमें को आप टेम्पलेट देना था और आपको समझाना था कि किस तरह से आप अपना एग्जाम को कवर कर सकते हो। लास्ट चीज जो मुझे यहाँ पे बतानी है, जो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, यू नीड टू प्रैक्टिस लाइक क्रेजी, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस लकियर यू विल गेट। ठीक है, प्रैक्टिस करो, जो चीज आप पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यूज को जो है फॉलो वो करो, जितने ज्यादा हो सके टेस्ट सीरीज दो, गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज। जो मैंने यहाँ पे वहाँ पे रिवीजन में लिखा है ना, रिवीजन हम लोग टेस्ट सीरीज लेते हैं। टेस्ट सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता चलेगा एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं, क्या चीज़ है। एमसीक्यूज के ऊपर मैंने एक और सेशन लिया है, वो आपको अभी आई बटन में आ भी रहा होगा। सो टेस्ट सीरीज कैसे आपको अटेम्प्ट करनी है, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। गो एंड बाय क्वेश्चन बैंक, जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट होते रहते हैं, आप क्वेश्चन बैंक्स को बाय करें। हर दूसरे दिन या वीकेंड्स में आप जो है अपने क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को राइट करें। ठीक है जी, आप अपनी आंसर राइटिंग को फोकस करें। तो इस तरह से जो है क्या होगा, you will more practice, you will do more practice and obviously luckier you will get। ठीक है, 1 साल अपने आप का, अपने जिंदगी का 1 साल जो है यहाँ पे दे दो, एफर्ट लगा दो प्रॉपर, एंड आई एम टेलिंग यू कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लोगे। और जो लोग अभी तक नहीं क्रैक कर पाए हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट जो भी चल रहा है आप लोगों का, नहीं क्रैक कर पाए, तो 1 साल इस प्रोग्राम को प्रॉपरली फोकस कर लो। देर इज हाई चांसेस दैट नेक्स्ट ईयर आपको एग्जाम प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल गेट सिलेक्टेड। आखिरकार हम लोगों का जो मोटिव है दैट इज टू गेट सिलेक्टेड ओनली। सो
this is the good way. I'm not saying the only way, but this is the very optimum way जिससे आप अपने सिलेक्शन के चांस को और ज़्यादा enhance कर सकते हो. ठीक है जी. So thank you very much. This was it for this session. I hope ये session आपको informative लगा होगा. Please like and share and subscribe to our channel O2IS Academy, and we will be coming back with more informative videos. Thank you very much and all the very best.